हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में एंड किया था, ठीक वहीं से। लास्ट क्लास में हमने किया था पार्टनरशिप चैप्टर का फंडामेंटल, फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसका हमने डेफिनेशन किया था पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप के फीचर को पढ़ा था हमने, पार्टनरशिप एंड एलएलपी में डिफरेंस पढ़ा था। फिर हम लोगों ने किया था पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, और पार्टनरशिप डीड में हमने देखा था पार्टनरशिप डीड के बाद कि पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रिटेन में ना हो या फिर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाया है तो उस सिचुएशन में अब्सेंस ऑफ डीड, या फिर डीड बनाया है लेकिन डीड में कुछ लिखा नहीं गया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो उस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग जो करेंगे बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल पार्ट्स में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो आज का कंटेंट होगा या टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझनी ज़रूरी है, और वो क्या है कि जब आप क्लास 11th में थे तो क्लास 11th में आपने कुछ पॉइंट पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट। उस फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपने पढ़ा था कैसे आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, और ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑल एक्सपेंसेज को माइनस करते थे तो आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता था। नेट प्रॉफिट से ही आगे की बात आज हम लोग करेंगे कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही हैं तो वहाँ पे भी ये काम हो सकता है जो यहाँ पे आप करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, डिफरेंट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पार्टनर अपना कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल पे हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट देना, या पार्टनर कोई काम करने के बदले बोले कि मैं फुल टाइम काम करता हूँ, मेरा कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, मुझे कुछ सैलरी भी चाहिए, तो पार्टनर्स को सैलरी देना, या सारे पार्टनर को सैलरी देना। या फिर पार्टनर कुछ और डिमांड करे, जैसे बोनस मांगे पार्टनर या कमीशन मांगे पार्टनर, तो वो प्रोवाइड करवाना। या फिर पार्टनर अगर कुछ पैसा फॉर्म से विड्रॉ करके ले जा रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म से कुछ पैसा, कोई सिंगल पार्टनर या सारे पार्टनर अगर कुछ पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं तो उस अमाउंट को ड्राइंग बोलते हैं, विड्रॉ बोलते हैं, या ड्राइंग कुछ भी आप कह सकते हैं। उस अमाउंट पे पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से इंटरेस्ट मांगती है, कहती है कि आप इस पैसे को अपने घर पे ले जा रहे हैं अपना पर्सनल यूज करने के लिए, तो अगर ये पैसा हमारे बिजनेस में रहता तो हम और कुछ पैसा कमाते और हम तरक्की करते, तो वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ एक्सपेंसेस कीजिए, खर्चा कीजिए, और वो जो पार्टनर खर्चा करेगा इंटरेस्ट देने के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म का इनकम होगा। तो यहाँ पे आपके सामने पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को देखिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही दिखेगा। यहाँ पे हम जो फॉर्मेट होगा उसको, फॉर्मेट को इसी तरह डिजाइन किया गया है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस पर्टिकुलर्स अमाउंट में क्रेडिट साइड में आप जो नेट प्रॉफिट आपका बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप कैरी करके लेके आते हैं और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। अगर पार्टनर कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट देता है तो फॉर्म की जो इनकम हो जाती है वो भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर डेबिट साइड में जो भी पार्टनर को पैसा आप देंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे सैलरी दें, बोनस दें, कमीशन दें, या फिर पार्टनर्स के कैपिटल पे पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करें, वो लिखेंगे। अगर कुछ पैसा आप फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, रिजर्व में रखना चाहते हैं, तो वो भी पैसा आप यहाँ पे लिखेंगे। और अल्टीमेटली अगर कुछ पैसा बचता है तो वो हम यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिस रेशियो में पार्टनर्स एग्री हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप कहेंगे कि जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं डेबिट साइड में P&L अकाउंट में, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपने अपने भाई से कुछ पैसे उधार लिए, मान लेते हैं 100 रुपये आपने उधार लिए।
ये आपने अपने ब्रदर से लिया है, और आपने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लिए हैं, तो वो भी 100 रुपये मान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ ही हैं, तो आप सबसे पहले किसको देना पसंद करेंगे? आप चाहेंगे जो घर से बाहर का आदमी है उसको हम ये 100 रुपीज़ वापस कर देते हैं, और अपने भाई को, घर की बात है तो बाद में पैसे देंगे, जब होगा सफिशिएंट पैसा तो भाई को देंगे। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को जो पैसा मिलेगा, तो पार्टनर तो एक तरह से ओनर भी हैं और एक तरह से एम्प्लॉय भी हैं। तो पार्टनर जो है ओनर है, तो पार्टनर का क्या ये दायित्व बनता है कि पहले बाहरी लोगों का जो भी पैसा देना है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी खर्चा है, वो पहले उस खर्चा को निपटा लेते हैं, और जब वो खर्चा निपट जाएगा, कुछ पैसा अगर बचता है तो हम लोग आपस में बांट लेंगे, अगर नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, नहीं बांटेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए कुछ पैसा नहीं बचता है, नेट प्रॉफिट नहीं बचता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के टाइम अगर आपको लॉस हो जाता है, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ पैसा बचता है पार्टनर के लिए, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जो आपने बाहरी लोगों से जो पैसा लिया था, वो पैसा आपको चुकाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा रहे या न रहे, बाहरी लोगों को तो पैसा देना है, अपने दोस्त को तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जो पैसा आपको आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप बहुत ख़राब स्थिति में चल रहे हैं या कुछ भी, फिर भी आपको पैसा वापस करना है, तो वो पैसा कहलाता है, जो वो एक्सपेंसेज आपका कहलाता है चार्ज। वो क्या कहलाता है? चार्ज। और जो पैसा जब आएगा, रहेगा पॉकेट में, तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, तो वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे जितने भी हम एक्सपेंसेस लेते हैं वो एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं, इसलिए हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चार्ज, जितने भी एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, ये सब कुछ भी है, तो इन सब को पेड करना ही करना है, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म पैसा अच्छे से कमाए या न कमाए, तो वो सब चार्ज कहलाते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आइटम हैं। एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर एक आइटम है सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर पार्टनर को कुछ देना है तो, और एक चार्ज होता है अगर फ्यूचर के लिए कुछ पार्टनरशिप फॉर्म रखना चाहे बचा के, तो वो चार्ज कहलाता है। सॉरी, गलत बोल गया मैं, वो चार्ज नहीं, मतलब फ्यूचर के लिए अगर कुछ पैसा आप रखते हैं तो वो रिजर्व कहलाता है। तो वो रिजर्व भी तभी हम रख पाएंगे फ्यूचर के लिए पैसा जब हमारे पास प्रॉफिट कुछ बचेगा। अगर प्रॉफिट नहीं बचेगा तो फिर हम रिजर्व कहाँ से रखेंगे? तो वही यहाँ पे कुछ ये जो इतने भी आप आइटम देख रहे हैं रिजर्व तक, ये प्रॉफिट का बंटवारा है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट होता है तो वह प्रॉफिट बांटती है पार्टनर्स में, एंड फ्यूचर के लिए कुछ पैसा रख सकती है। ये पार्टनरशिप फॉर्म का इनकम है। अगर पार्टनर कुछ पैसा ड्रॉ करके लेके जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म उस पैसे को इनकम मानती है, और पार्टनर के लिए वो खर्चा हुआ। तो जो प्रॉफिट आया है बिजनेस से, नेट ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, और पार्टनर के ड्राइंग से कुछ इंटरेस्ट की इनकम होती है पार्टनरशिप फंड को, तो ये दोनों इनकम हो गई। इस इनकम को ऐड करके ये जितने भी एप्रोप्रिएशन है माइनस करके, फिर जो बचेगा वो पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आपने, एक सबसे पहले जो यहाँ पे जितने भी आप इनकम या फिर एक्सपेंसेस देख रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म का, उन पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए बस 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बहुत छोटा सा पार्ट है, ड्राइंग आपका पूरा एक लेक्चर का पार्ट है। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्राइंग पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं 2 पार्ट में बांटना चाहूँगा, अपने पढ़ने के लिए आसान हो जाए, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट पार्ट हम ये बांट के पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए पार्टनरशिप
फॉर्म से कुछ पैसा निकाल के घर ले जाए, और तो पार्टनरशिप फॉर्म उससे डिमांड करती है कि उस पैसे पे भाई कुछ इंटरेस्ट दे दो, नहीं तो वो पैसा तो बेकार में चला गया, उस पैसे से तो हम अर्न नहीं कर पाए, तो पार्टनर उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए मिस्टर ए एक पार्टनर है और वह 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ करके ले जाता है पार्टनरशिप फॉर्म से। तो हम इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात कि किसी भी फिनांस में या अकाउंट में आपका जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये सब बातें छोटी बातें आपको पता होंगी। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 21 और ख़त्म कहाँ पे हुआ 31 मार्च 22 को। अगर क्वेश्चन स्पेशली हमको बोले कि भाई किसी क्वेश्चन में कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक करो, तो फिर हम यही लेके चलेंगे जो क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का ड्रॉ किया है, तो आप सबसे पहले पूछिए कि कब किया है। जैसे मान लीजिए अगर 1 अप्रैल 21 को ही ए विड्रॉ कर लेता है इस पैसे को और अपने पास होल्ड रखता है कितने महीने तक, तो 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, 12 मंथ तक ये होल्ड रखेगा पैसा। तो 12 मंथ तक जो पैसा होल्ड करेगा तो 12th मंथ तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आप इंटरेस्ट कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 1 लाख रुपीज़ का सपोज इंटरेस्ट का रेट हम लोग 10% ले लेते हैं, 10/100, और 12 मंथ के लिए ये पैसा होल्ड कर रहा है तो 12/12, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपीज़ है इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है स्टार्ट? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अगर पार्टनर रेगुलर विड्रॉ करना स्टार्ट कर दे, पार्टनर अगर रेगुलर विड्रॉ करना स्टार्ट कर दे और डेट का पता नहीं कब विड्रॉ करेगा और ना अमाउंट का पता है कि कितना विड्रॉ करेगा, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट जो हमारा होता है वो पार्ट कैसे कि अगर अमाउंट एंड डेट दोनों अनसर्टेन हो, अमाउंट एंड डेट दोनों अनसर्टेन हो, उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी भी विड्रॉ कर ले, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये चला जाता है, तो कभी भी विड्रॉ कर ले। मान लीजिए स्टार्ट किया उसने अप्रैल से विड्रॉ करना, 1 अप्रैल को निकाला, दूसरी बार 30 जून को निकाला, फिर निकाल लिया, 1 सितंबर को फिर निकाल लिया, 1 नवंबर को फिर निकाल लिया, 1 जनवरी को, तो कोई पता नहीं है कि कब निकालेगा और ना अमाउंट का पता है, कभी 10,000 निकाल लिया, कभी 20,000 निकाल लिया, कभी 30,000 निकाल लिया। तो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि जब अमाउंट एंड डेट दोनों ही अनसर्टेन हो, उन सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है उसको बोलते हैं सिंपल मेथड और दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट मेथड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों मेथड से कैलकुलेशन का तरीका हम देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ही हम समझ जाएंगे कि सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखिए, कोई भी पार्टनर है और किसी पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है, उसमें पैसा मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च में विड्रॉ किया जा रहा है और डेट भी दिया हुआ है कि आपका कब कब विड्रॉ किया जा रहा है, अमाउंट भी दिया हुआ है कब कब विड्रॉ किया जा रहा है। तो सिंपल मेथड जैसा कि नाम से ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मार्च तक विड्रॉ हो रहा है, मई से विड्रॉ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है। तो पहली बार विड्रॉ कब कर रहा है ये, पहली बार 1 मई को विड्रॉ कर रहा है ये। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक सबसे पहले कॉलम में आप डेट लिख लीजिए कि किस डेट को विड्रॉ हो रहा है।
फिर दूसरे कॉलम में आप अमाउंट लिख लीजिए कि अमाउंट कितना विड्रॉ हो रहा है, और तीसरा कॉलम होगा पीरियड का। पीरियड में आपको डेट ऑफ विड्रॉल से 31 मार्च तक का मंथ काउंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 मई से 31 मार्च तक मंथ काउंट करेंगे तो सिर्फ देखिए अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक ख़त्म होता है, तो 12 महीना होगा, 12 मंथ। तो अप्रैल यहाँ पे हटा दीजिए, तो मई से लेके मार्च तक कितना हो गया, 11 मंथ। तो 11 मंथ आपने फर्स्ट विड्रॉ इसका कि ये 12,000 रुपये पार्टनर के पास कब तक रहा उसके पॉकेट में, पहले महीने से लेके 31 मार्च तक, 11 महीने तक। तो 11 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो 9/100, और कितने महीने तक रहा, 11 मंथ तक, तो 11/12। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। फिर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कब कल विड्रॉ हो रहा है पैसा, 31 जुलाई को पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो फिर सेम काम 31 जुलाई, यानी जुलाई तो ख़त्म है, तो फिर अगस्त से आप काउंट करना शुरू कीजिए और मार्च तक काउंट करेंगे तो 8 मंथ आएगा। और फिर सेम प्रोसीजर है, 6,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 8/12 आप करेंगे तो 360 आपका निकल के आएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट सितंबर में चले जाइए, फिर सितंबर ख़त्म है तो अक्टूबर से लेके मार्च 6 मंथ होता है, तो फिर 9,000 पे आप 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 9/10 मल्टीप्लाई 6/12, तो आपको ये इंटरेस्ट, तो हर का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। और जब सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए आपका, तो उस वहाँ पे फिर सब इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए, वही उसके सारे विड्रॉल पे, टोटल विड्रॉल पे इंटरेस्ट निकलेगा एनुअल पर्पस के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे जितना भी विड्रॉल है यहाँ नवंबर तक है। फिर नेक्स्ट पेज में हमारा कॉलम होगा, इसमें यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में कॉलम बना के बताया गया है 31 मार्च लास्ट विड्रॉल तक है। लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च 0 मंथ होता है, तो इस पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। पहले जितने भी इंटरेस्ट निकले हैं इसको हम टोटल कर लेंगे, यही हमारा ऑल विड्रॉल का इंटरेस्ट होगा सिंपल मेथड से। इसलिए इसको सिंपल कहा गया है कि भाई जब से विड्रॉ किए हो तब से लास्ट डेट का मंथ काउंट कर लीजिए और उस पर आप उतने ही महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। इट इज़ कॉल्ड द सिंपल मेथड। सेम क्वेश्चन है और इसको हम प्रोडक्ट मेथड से देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, फिर डेट लिख लेना है, अमाउंट लिख लेना है, और फिर आपको डेट ऑफ विड्रॉल से लेके 31 मार्च तक टोटल मंथ कैलकुलेट करना है। जैसा आपने सिंपल में किया उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से होगा। तो आप 31 मार्च तक मंथ काउंट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करना है, मंथ काउंट करने के बाद हम पिछले में क्या करते थे सिंपल मेथड में कि इस 12,000 का 9% निकालते थे 11 मंथ के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट कैलकुलेट क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे पीरियड निकला है उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीरियड कैलकुलेट करेंगे। और पीरियड कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च तक। और 31 मार्च तक जब पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे तो अमाउंट एंड पीरियड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह सारे अमाउंट एंड पीरियड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट पे आप सिर्फ 1 मंथ के लिए ध्यान रखिएगा, इस प्रोडक्ट पे आप मल्टीप्लाई 9/100 और मल्टीप्लाई 1/12 करेंगे। जो आंसर आएगा वो ध्यान से देखिए, तो आपका सिंपल एंड प्रोडक्ट का हमारा सेम आंसर है और वही आंसर हमारा सिंपल एंड प्रोडक्ट में रहेगा। ये देख लीजिए 2295 यही हमारा आंसर रहेगा फाइनली। दोनों मेथड से आपको सेम आंसर मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट एंड सिंपल मेथड। तो ये एकदम आसान है, पूरा पार्टनरशिप ही आसान चैप्टर है, लेकिन क्या है थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको फोकस उस पर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोकस हिला तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उस पर फोकस शिफ्ट रखिए तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लोग ये कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन यानी कोई भी पार्टनर अगर अमाउंट विड्रॉल करता है और वो डेट हमको नहीं पता है, डेट ऑफ विड्रॉल, या फिर अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल, उस सिचुएशन में हम लोग सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन करते हैं, मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला सिचुएशन हम लोगों ने डील कर लिया। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में जब अमाउंट और डेट, जब अमाउंट और डेट दोनों पता हो पहले से,
जब अमाउंट और डेट दोनों पता हो पहले से, उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए एग्जांपल्स में बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मिस्टर ए एक ABC पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर है, ABC का पार्टनर है। एक मिनट रुक जाइए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ABC का पार्टनर है ए, और ए हर महीने की पहली तारीख को, एवरी मंथ में फर्स्ट डेट को वो ड्रॉ कर लेता है 10,000 रुपीज़। अब फर्स्ट को निकालता है और 10,000 रुपीज़ निकालता है। तो आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पिछले वाले मेथड में चले जाइए सिंपल और प्रोडक्ट से, वहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट विड्रॉल उसने कब किया होगा, फर्स्ट विड्रॉल उसने 10,000 रुपीज़ किया होगा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके आपको 31 मार्च तक 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 10,000 अगर मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 1,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। फिर सेकेंड मंथ में आप जाइए तो इजी करने के लिए 12% कर लेते हैं। पहले जो विड्रॉ किया है उसने, यहाँ पे इंटरेस्ट हम इसको कर लेते हैं, इंटरेस्ट का रेट हम कर लेते हैं 12%। तो पहली बार जब विड्रॉ किया होगा तो 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज़ निकाला होगा, तो 12 मंथ के लिए 1,200 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा। फिर सेकेंड विड्रॉ 1 मई को किया होगा, तो 1 मई से आपने काउंट किया था लास्ट में 31 मार्च तक कितने मंथ हुए, 11 मंथ हुए। तो 11 मंथ के लिए 1100 इंटरेस्ट हुआ, फिर 1,000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, 600, 400, सब ऐसे इंटरेस्ट निकलता चला जाएगा। फिर आप उनको टोटल कीजिएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताया गया है। शॉर्टकट तरीका ये बताया गया है कि जब आपको इस तरह से कुछ भी इंटरेस्ट का विड्रॉल करना हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना हो विड्रॉल पे, तो उस सिचुएशन में आप एवरेज मंथ ही कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है। आइए तीनों पार्ट के बारे में जानते हैं। एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए वह एवरी मंथ फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ करता है, एवरी मंथ फर्स्ट डेट को। फिर क्वेश्चन कहता है कि एवरी मंथ लास्ट डेट को पैसा विड्रॉ करता है, लास्ट डेट को। और फिर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एवरी मंथ वो मिडिल में विड्रॉ करता है। कहाँ पे विड्रॉ करता है, मिडिल में। तो इन तीनों सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों सिचुएशन में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप उसको एवरेज मंथ कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इंटरेस्ट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे क्या, अगर देखता हूँ मैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं। आइए देखते हैं, एक खाली जगह थोड़ा ले लिया जाए। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस एरिया में, यहीं पे मैं आपको पूरा सारे मेथड समझा दूंगा। देखिए मान लेते हैं, एक आराम से देखिएगा, समझ जाएंगे। मिस्टर ए हम पार्टनर का नाम रख देते हैं। अमाउंट भी जो है वो हम रख देते हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, 10,000 रुपीज़। और पहला क्वेश्चन हमारा कब विड्रॉ कर रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। जब फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का तरीका है, एकदम आसान है, आराम से सुनिएगा। अगर वह पर्सन मिस्टर ए अगर एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को विड्रॉ करता है, तो पहली बार उसने विड्रॉल कब किया होगा, पहली बार विड्रॉल उसने किया होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को विड्रॉल किया होगा, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना मंथ हुआ, 12 मंथ हुआ। और आखिरी बार उसने कब विड्रॉल किया होगा, तो आखिरी बार उसने विड्रॉल किया होगा 1 मार्च को। क्लियर है, पहली बार विड्रॉ उसने, अगर मैं थोड़ा और आपको नहीं डाउट हो रहा है तो देख लीजिए, ये रख लीजिए, ये ईयर है 21 और ईयर इंड कब होगा, 31 मार्च 22 को। तो पहली बार इस डेट को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से लेके 31 मार्च कितना महीना हुआ, 12 मंथ। और लास्ट बार कब विड्रॉ करेगा, लास्ट बार विड्रॉ करेगा 31 मार्च की ही फर्स्ट डेट को, 1 मार्च को। तो वहाँ से लेके 31 मार्च कितना मंथ हुआ, 1 मंथ। तो 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ।
अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमने कितना पैसा विड्रॉ किया है, 10,000 विड्रॉ किया है और एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो कितना विड्रॉल होगा, एवरी मंथ 12 मंथ तक विड्रॉ होगा, तो 12 मंथ यानी 1,20,000 टोटल विड्रॉल हुआ, तो 1,20,000 हमारा आएगा और इस पे हम इंटरेस्ट रख लेते हैं 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100 और कितना एवरेज मंथ हमारा कितना निकला 6.5 डिवाइड बाई 12, तो ये जो भी आंसर निकल के आएगा आई थिंक ये 12,000 हो जाएगा, 1,6,500 आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा। किसी भी मेथड से, या तो आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट कीजिए या फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कीजिए या फिर इस शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपका यही आएगा। एक बार और सुन लीजिए, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज मंथ, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज मंथ, और एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब वो पहली बार विड्रॉ करेगा वहाँ से लेके 31 मार्च तक हमारा मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पहले डेट को कर रहा है विड्रॉ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, तो जब फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ कर रहा है तो उस सिचुएशन में पहली बार विड्रॉ 1 अप्रैल को किया होगा, वहाँ से 31 मार्च 12 मंथ, प्लस लास्ट बार विड्रॉ किया होगा उसने 1 मार्च को, वहाँ से 31 मार्च 1 मंथ, 12 + 1 डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ हमारा एवरेज हो गया। अब जितना बार आपने विड्रॉ किया है 12 टाइम विड्रॉ किया है, 12 × 10,000 एवरी टाइम आपने विड्रॉ किया है, तो 12 × 10,000 1,20,000 मल्टीप्लाई आपका इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाई 12। कुछ टीचर आपको ये भी बोलते हैं या पढ़ाते हैं 10,000 को ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 10,000 पे इंटरेस्ट, जैसे इस तरह से 10,000 और मल्टीप्लाई 10% था ना हमारा इंटरेस्ट रेट, तो 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 6.12, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये हमारा 1000 आएगा और ये हमारा 12 से डिवाइड नहीं करना है, ये हमारा आ जाएगा 6,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, डायरेक्ट 1 मंथ का बोलते हैं निकाल के एवरेज मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप लॉन्ग प्रोसेस से चलें, बिकॉज ये टेक्निक आपका क्वार्टरली में फंस जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप वही प्रोसेस चलिए, कौन सा एक ही स्टेप तो लेना है, तो वो टेक्निक बेस्ट है। फिर आपका सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल हमारा लास्ट डेट हो, तो डेट ऑफ विड्रॉल हमारा लास्ट डेट हो तो सेम प्रोसेस रहेगा। एवरेज मंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए अगर हम एवरी मंथ लास्ट डेट को विड्रॉ करते हैं, तो पहली बार कब विड्रॉ किया होगा, हमने पहली बार 30 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना हुआ, तो कितना मंथ हुआ, 30 अप्रैल से लेके हमारा 31 मार्च कितना महीना हुआ, तो अप्रैल तो चला गया, तो फिर जो बच गया वो कितना बचा, अप्रैल चला गया तो हमारा कितना बचा 11 मंथ। और फिर आखिरी बार कब विड्रॉ किया होगा उसने, इसी डेट को विड्रॉ किया होगा 31 मार्च को ही, तो वहाँ से 0 डिवाइड बाई 2 हमारा 5.5 आ जाएगा मंथ, एवरेज मंथ। आंसर निकालेंगे अगर क्वेश्चन सेम रखे कि क्वेश्चन 10,000 विड्रॉ होता है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो हमारा सेम होगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वही 12 मंथ हमने विड्रॉ किया है, विड्रॉ तो 12 टाइम ही होगा ना, भले 1 अप्रैल में लास्ट डेट को विड्रॉ किया है तो आपका इंटरेस्ट भले नहीं बन रहा हो, लेकिन विड्रॉ तो 12 टाइम होगा, तो 12 टाइम विड्रॉल और एवरी टाइम कितना विड्रॉल 10,000, देन फिर आपका इंटरेस्ट रेट 10/100 और फिर आपका 5.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका 5,500 आई थिंक आंसर होगा। 1,20,000 का 10% हुआ 12,000, 12,000 डिवाइड बाई 12 1,000 और 5.5 5,500। तो ये आपका सेकंड कंसेप्ट है जहाँ पर विड्रॉल का टाइम लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ होता है। फिर अब हम तीसरे कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तीसरा कंसेप्ट है कि अगर विड्रॉल मिडिल ऑफ द एवरी मंथ हो, अगर विड्रॉल मिडिल ऑफ द एवरी मंथ हो, तो उस सिचुएशन में जब विड्रॉल मिडिल ऑफ द एवरी मंथ हो तो आपको मिडिल के वाले सिचुएशन में, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मिडिल वाला सिचुएशन रहे ना तो आप डायरेक्ट 6 मंथ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करने का तरीका देख लीजिए कि पहली बार उसने फर्स्ट टाइम कब विड्रॉल किया होगा। फर्स्ट टाइम उसने 15 अप्रैल को विड्रॉल किया होगा, तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना हुआ 11.5 मंथ हुआ।
और लास्ट टाइम कब विड्रॉ किया होगा, तो लास्ट टाइम उसने विड्रॉ किया होगा 15 मार्च को ही, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, हाफ मंथ हुआ, तो प्लस पॉइंट हाफ मंथ डिवाइड बाई 2 यानी 6 मंथ। तो फिर इंटरेस्ट अगर हम निकालें इसी क्वेश्चन में, तो विड्रॉ तो 12 टाइम ही हुआ है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10/100 इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ 6/12, तो ये हमारा आंसर 6000 आएगा। तो ये था दोस्तों इंटरेस्ट ड्राइंग पे कैलकुलेट करने का तरीका। अगर अमाउंट एंड टाइम रेगुलर हो, एक ही डेट पे विड्रॉ करता हो, एक ही अमाउंट विड्रॉ करता हो, तो इस शॉर्टकट मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट तो यही है, लेकिन ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट ये है कि अगर विड्रॉल क्वार्टरली हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर इक्वल टू, ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, 12 मंथ, एंड 12 मंथ को हम लोग अगर क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 क्वार्टर आएगा, और एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है, 3 मंथ हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होगा, फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, सेकंड क्वार्टर कौन सा होगा, जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, एंड लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर इज जनवरी टू मार्च। तो अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है एवरी क्वार्टर, तो फिर उस सिचुएशन में हमको फिर से एवरेज मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेम रखते हैं, क्वेश्चन सेम रखने का मतलब सेम रखते हैं कि मिस्टर ए है और वो 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। लिख देता हूँ मैं, मिस्टर ए का विड्रॉल का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़, और कैसे विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट का रेट भी 10% रखते हैं। कैसे विड्रॉ करता है, तो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर अगर वो विड्रॉ करता है क्वार्टर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। आप सेम कंसेप्ट से चलिए, एवरेज मंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे जब फर्स्ट टाइम उसने कब विड्रॉल किया होगा, फर्स्ट टाइम उसने विड्रॉल किया होगा फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि 1 अप्रैल को, तो वहाँ से लेकर 31 मार्च कितना महीना हुआ, 12 मंथ। और लास्ट टाइम उसने कब विड्रॉ किया होगा, तो लास्ट टाइम उसने लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे को विड्रॉ किया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर हमारा हो गया जनवरी टू मार्च, तो जनवरी 1 को विड्रॉ किया होगा, तो 1 मंथ, तो 1 डिवाइड बाई यानी 6.5 मंथ हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। मेन पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जैसे हम लोग वहाँ पे अमाउंट कितना हुआ वो कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 10,000 विड्रॉ हो रहा है और क्वार्टर 4 ही है, तो 4 ही टाइम विड्रॉल होता है, तो 4 टाइम यानी 40,000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और फिर मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गया जो कि लास्ट टाइम उसने जनवरी में विड्रॉ किया होगा ना, जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 को विड्रॉ किया होगा, तो जनवरी से मार्च तो 3 मंथ हो गया ना, तो 3 ये हो जाएगा 7.5 सॉरी 7.5 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा अमाउंट, 40,000 का 10% कितना हो गया 4,000, 12 और ये 7.5, तो ये हो जाएगा 4,000। अब 4,000 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो जो भी हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से हम चेंज करते हैं, और इस बार डेट ऑफ विड्रॉल क्या रखते हैं, डेट ऑफ विड्रॉल हम रखते हैं लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर इसको कर देते हैं, फर्स्ट को डिलीट कर देते हैं और उसको बदल देते हैं लास्ट डेट से। तो लास्ट डेट में, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर के टाइम पे एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज मंथ, तो एवरेज मंथ निकालने का सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर कब से कब हुआ, अप्रैल टू जून, तो पहली बार जो पैसा निकालेगा वो कितना निकालेगा 30 जून को, तो 30 जून से लेकर 31 मार्च कितना हो गया 9 मंथ। और लास्ट बार कब निकालेगा, लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेट को, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है जनवरी से मार्च, तो 31 मार्च को निकालेगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 मंथ। आंसर सेम रहेगा, वही 40,000 4 बार पैसा निकाला है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10/100 और मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाई 12। अब
समझ गए, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर को अगर विड्रॉ करता है तो। अब हम चलते हैं, इफ़ ही विड्रॉ ऑन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडिल का देखिए फिर वही मैं आपको बोलूँगा कि मिडिल का 6 मंथ होगा। अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, मिडिल का भी आप सीख लीजिए। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जून। तो बीच में कौन सा मंथ आया? मई। तो मई के में 15 मई को पहली बार निकाला होगा। तो 15 मई से लेके 31 मार्च कितना दिन हुआ, कितना मंथ हुआ? तो 15 से लेके और 31 मार्च हुआ 10.5 मंथ। और लास्ट बार कब निकाला होगा? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। लास्ट क्वार्टर में 15 मार्च को उसने 15 फरवरी को उसने पैसा निकाला होगा। तो यहाँ से 1.5, तो 1.5, तो ये हो गया हमारा 6 मंथ। तो फिर सेम निकालेंगे, 40,000 4 बार विड्रॉ किया उसने, 10/100 मल्टीप्लाई 6/12 यानी कि कितना 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। तो ये क्वार्टरली का था। मंथली का हमने देखा। अभी एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप जो भी बुक से पढ़ रहे होंगे उस बुक में क्वेश्चन होगा, चाहे डी के गोयल पढ़ें या टी.एस. ग्रेवाल पढ़ें या फिर कोई स्टेट बोर्ड के राइटर से पढ़े, बासु दत्ता पढ़े, एस.के. सिंह पढ़े, हनीफ मुखर्जी पढ़े, जो भी पढ़ रहे हो उसमें जो अभी हमने देखा था ना मंथ वाइज में, तो वो हमने 12 जैसे कि फर्स्ट बार जो देखा था, जो 12 मंथ का एवरी मंथ के फर्स्ट डेट, लास्ट डेट या मिडिल में निकालता है, उसी तरह क्वेश्चन आपको ये भी बोलेगा कि 12 मंथ के लिए मत निकालो, 9 मंथ के लिए निकालो, या फिर बोलेगा 9 मंथ के लिए मत निकालो, 6 मंथ के लिए निकालो। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले आप एवरेज मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना हो तो आप पहली 9 मंथ कहां से स्टार्ट होगा? अप्रैल से आप स्टार्ट करेंगे, सितंबर 6 महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अप्रैल से लेके दिसंबर 9 मंथ होता है। तो पहली बार पैसा अगर निकालेगा तो कब निकालेगा? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से दिसंबर कितना हो गया? 9 मंथ। और लास्ट बार कब निकालेगा? दिसंबर 1 को। तो वहाँ से 1 मंथ डिवाइड बाई 2, ये अपना 5 आ जाएगा। अगर लास्ट डेट वाला कंसेप्ट हो तो 8 मंथ और 0 डिवाइड बाई 2 4। मिडिल वाला कंसेप्ट हो तो सेम इसी तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। मिडिल वाले में पहली बार कब निकालेगा? अप्रैल 15 को। तो वहाँ से कितना मंथ हो गया? अप्रैल से अगर आप दिसंबर तक जाते हैं तो कितने मंथ हो गए? 9 मंथ हो गया। और तो ये कितना हो जाएगा? 8.5। और फिर लास्ट बार कब निकालेगा? दिसंबर 15 को। तो 0.5, तो 9/, ये हो जाएगा 4.5। इसी तरह आप 6 मंथ के लिए भी बोले तो 6 मंथ कब से स्टार्ट होता है हमारा? अप्रैल से लेके जून तक, सॉरी गलत बोल गया, अप्रैल से लेके सितंबर तक। अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो पहली बार कब निकालेगा? 1 अप्रैल को। वहाँ से लेकर सितंबर तक आपको काउंट करना है तो कितना हुआ? 6 मंथ हुआ। और आखिरी बार कब निकालेगा? 1 सितंबर को। तो 1 मंथ डिवाइड बाई 2 3.5। तो इसी तरह आप 6 मंथ का भी निकाल लेंगे। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान क्या रखना है आपको, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आए ना, तो एवरेज इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड जो करेंगे ना, एवरेज मंथ मल्टीप्लाई, तो जो यहाँ पे आएगा कैलकुलेट होकर उससे करेंगे। डिवाइड हमेशा 12 मंथ से ही कीजिएगा। 9 मंथ और 6 मंथ से डिवाइड करने की गलती मत कीजिएगा। और अमाउंट जैसे 9 मंथ विड्रॉ किया है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, 6 मंथ विड्रॉल किया है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे होता है आपका ख़त्म। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ आगे बढ़ने से मैं एक और पॉइंट बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट दिया है और ड्राइंग का डेट नहीं बताया है तो उस सिचुएशन में आप 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मज़ेदार पार्ट बता देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में लास्ट में आपके साथ मजाक कर दे एग्जामिनर। मजाक कैसे कर दे एग्जामिनर? जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन बोले कि सपोज कीजिए 10% पर एनम, जैसे कि देखिए 1 लाख रुपीज़ है और एग्जामिनर बोले 10% पर एनम, सॉरी एक मिनट, एग्जामिनर बोले कि 10% पर एनम इंटरेस्ट देना है, तो उस सिचुएशन में 10% पर एनम इंटरेस्ट है और डेट ऑफ विड्रॉल नहीं बताया गया है, तो आप 6/12 करके जैसे कैसे आगे देखिए। जब भी ध्यान से फिर से सुन लीजिए एक बार, जब एक क्वेश्चन है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% ही एवरी सिचुएशन में, 10% एवरी सिचुएशन में, और
अमाउंट जैसे क्वेश्चन देखिए बोला है कि 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल किया गया है, 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल किया गया है, बस ये बताया है। तो इंटरेस्ट रेट को देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस अमाउंट पे 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकलेगा, इस अमाउंट पे 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर 10% पर एनम लिखा हुआ है और डेट नहीं बताया है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगी या आप क्या करेंगे, 10% जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10/100 वो 6/12 यानी सिर्फ 6 मंथ के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट होगा 5000। लेकिन अगर इसी को मैं सिर्फ 10% लिख के छोड़ दूँ तो इस सिचुएशन में, और सेम क्वेश्चन है कि 1 लाख विड्रॉल हुआ है तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे 12 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए नहीं, और यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 रुपीज़। यहीं पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ख़त्म होता है। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं, नहीं तो क्लास हो जाएगी लंबी और आप हो जाएंगे बोर, फिर बोलेंगे जो कि ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक में आपको बता दें एकदम आसान है, यहीं पे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए समझ जाएंगे तो बेटर है। इंटरेस्ट ऑन या इतना ही रहने दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नहीं कर ही लेते हैं, छोड़िए हटाइए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हम एकदम सिंपल जल्दी जल्दी बता देंगे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम अगले क्लास में करेंगे, आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ख़त्म करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एकदम आसान टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिनट रुक जाइए, कौन सा पेन आ गया भाई, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले पॉइंट देखिए, एक पर्सन है, मान लेते हैं देखिए ए है, और ए 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने का डेट है उसका 1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% रख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% रख लेते हैं। तो उस पे सिंपल सी बात है, कितने का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, इंटरेस्ट अपने कैपिटल पे 1 लाख रुपीज़ 10% डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 12/12 यानी पूरे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कब कैपिटल था, 1 अप्रैल को। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं बोलूँ कि ए और पैसा लेके आया, और थोड़ा पैसा लेके आया, और पैसा कब लेके आया, 1 अक्टूबर को, तो कितना पैसा लेके आया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए लेके आया। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है जो कि 1 लाख रुपए पे आप 12 महीने का इंटरेस्ट निकालिए, और ये जो पैसा लेके आया है 2 लाख रुपए, इस पे आप 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालिए, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर ए को। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, क्वेश्चन सेम रखते हैं। एक और तरीका ये है कि सपोज कीजिए सेम क्वेश्चन है, 2 लाख रुपए लेके आता है, आप क्या कीजिए 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट तब तक निकालिए, 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट तब तक निकालिए जब तक कैपिटल में कोई चेंज ना हो जाए। अगर कैपिटल में कोई चेंज हो जाए तो फिर चेंज अमाउंट पे आप इंटरेस्ट निकालिए, जो चेंज हो जाए उस चेंज अमाउंट पे आप इंटरेस्ट निकालिए। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 लाख रुपीज़ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। कब तक कैलकुलेट करेंगी, तो पहला चेंज कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है, तो 6 महीने के लिए ही सिर्फ इंटरेस्ट निकालिए। तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना निकलेगा इस पर 5,000 रुपीज़, आई थिंक 5,000 रुपीज़ निकलेगा। और फिर 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपये और लेके आया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 लाख एंड 2 लाख 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपीज़ पे आप फिर 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट निकालिए, तो वो हो जाएगा 15,000। आंसर सेम रहेगा 20,000। ये दोनों मेथड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप ये सेकंड मेथड अभी जो हमने यूज किया है सेकंड मेथड, इसको यूज कीजिए, क्योंकि इसको यूज करेंगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उस वाले मेथड में आप अटक सकती हैं। क्यों अटक सकती हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं।
आप लोग अटक जाइएगा पहले वाले मेथड में, इसके सेकंड मेथड फॉलो कीजिए। जैसे कि सेम एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मिस्टर ए 1 अप्रैल को वो बिज़नेस स्टार्ट करता है और 1 लाख रुपीज़ लेके आता है, और भी पैसा वो लेके आता है, मान लीजिए वो पैसा 1 सितंबर को लेके आता है वो 2 लाख रुपीज़, और फिर 1 जनवरी को वह पैसा 50,000 विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ ये क्या है? कैपिटल है। ये फिर इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, फर्दर कैपिटल बोल सकते हैं या कैपिटल बोल सकते हैं। ये लेके आया है, ये विड्रॉ किया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोल रहा है। तो आप पहले मेथड जो मैंने बताया था इसमें आप 12 मंथ के निकालेंगे, इसमें भी आप कितना निकालेंगे? 7 मंथ का निकालेंगे। फिर इसके लिए क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप सिंपल जो मैंने सेकंड मेथड बताया कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, जब तक कैपिटल चेंज ना हो तब तक उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो पहला पैसा 1 अप्रैल को आया, तो 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर कितना महीना हुआ? 5 मंथ हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा हुआ नहीं है, तो जुलाई 31 जुलाई यानी सितंबर स्टार्टिंग में, तो 5 मंथ हुआ। तो आप 1 लाख रुपीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। 10/100 मल्टीप्लाई 5/12, तो ये आपका 10,000 जो भी इंटरेस्ट आएगा ये रखिए। फिर आपका 2 लाख रुपए लेके आया, तो नया कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख का। और फिर कैपिटल में चेंज कब हो रहा है? 1 जनवरी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का आप इस पे इंटरेस्ट निकालिए 4/12। और फिर आपका कैपिटल कब चेंज हो रहा है? 1 जनवरी को 50,000 रुपये लेके जा रहा है, तो आपका कैपिटल हो गया 2,50,000। 2,50,000 का आप इंटरेस्ट निकालिए 3 मंथ के लिए। इन तीनों इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बता दिया है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस सेकंड मेथड को फॉलो कीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। जाते जाते लास्ट टॉपिक ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे, हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ डाटा देगा, उस डाटा से आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा। आपको मैं थोड़ा सा याद करवाऊंगा, 11th में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो कुछ इस तरह आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल लिखो, फिर अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो उसको लिखो, फिर अगर कुछ ड्राइंग किया है तो उसको माइनस कर दो, अगर कुछ नेट प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर दो, तो फिर हमारा नया कैपिटल निकल के आता था जो हम आउटर कॉलम में लिखते थे। तो ये जो था ना, ये कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल था, और हम जो आउटर कॉलम में लिखते थे वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता था। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल को है और क्लोजिंग कैपिटल जो 31 मार्च को है। तो यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते थे वो 31 मार्च के लिए बनाते थे, तो हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो क्वेश्चन में यानी 31 मार्च का, और आपको ओपनिंग कैपिटल पे जाना हो, तो जितना भी आपने प्लस किया है उसको रिवर्स कर दीजिए माइनस, और जो माइनस किया है उसको आप प्लस कर दीजिए, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा और उस पर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल जो लेके आए हैं आप, प्लस कर दीजिए ड्राइंग, माइनस कर दीजिए नेट प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और फिर ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई होप आपको पसंद आया हो, नहीं भी पसंद आया तो छोड़िए उन सब चक्करों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को। आपको अगर काम आ गया आपके तो बहुत अच्छी बात, नहीं काम आया तो फिर बोलिएगा, जो प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।